हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी की 03। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए हम करंट अफेयर के टॉप 10 एमसीक्यूज़ को लगाने का प्रयास करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने बहुत ही अलग अलग सोर्स से सेलेक्ट किया है और काफ़ी ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आई थिंक यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है एग्जामिनेशन में, जो अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम इस टॉप 10 एमसीक्यूज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं? इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं तो परमेश्वरन अय्यर। तो ज़रा इनके बारे में हम देख दोस्तों, कुछ इनके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ज़रा हम इसको देख लेते हैं ध्यान से। तो इनका जन्म यानी परमेश्वरन अय्यर का जन्म, ठीक है, 16 अप्रैल 1959 को श्रीनगर में हुआ था। ये एक पेशे से सिविल सेवक हैं जो आईएएस रह चुके हैं। दोस्तों, इनका 2 बुक्स भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखना ज़रूरी है। पहला बुक का नाम है स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन फॉर ऑफ इंडियाज़ बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2019 में पब्लिश हुआ था। अगला बुक है मेथड इन द मैडनेस इनसाइट फ्रॉम माय कैरियर एज एन इनसाइडर आउटसाइडर इनसाइडर, 2021 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसको दोनों को आप ज़रा ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि अमिताभ कांत का स्थान लिया है, यानी इनके पहले नीति आयोग के सीईओ कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, हम ज़रा जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में कुछ मोस्ट इन्फॉर्मेशन को। तो नीति आयोग, ठीक ना, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला इन्फॉर्मेशन है, यह योजना आयोग के स्थान पर बनी है। ठीक है, यह योजना आयोग के स्थान पर बनी है। यह गैर संवैधानिक है, यह एक सलाहकारी निकाय है। गैर संवैधानिक का मतलब इस नीति आयोग का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं गैर संवैधानिक या फिर संविधानेतर बोलते भी है इसको। यह एक, इसका जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है, क्या है? एक सलाहकारी है, एडवाइजरी कमेटी है। ठीक ना, एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नीति आयोग सरकार को तमाम मुद्दों पर, तमाम एजेंडाओं पर क्या करती है? सलाह देने का काम करती है। ठीक है, नीति आयोग। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका उपाध्यक्ष कौन है जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं? तो श्री सुमन बेरी हैं। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री सुमन बेरी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? निम्न में कौन सेबी के यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, तो प्लीज़ केयरफुली वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शंस पढ़ें, अपना आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। ठीक है, माधावीपुरी बुच। ठीक ना, तो ज़रा इनके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो देखिए, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये जो माधावीपुरी बुच है, ये क्या है? ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो 1 मार्च 2022 को नियुक्त हुई थी। इनकी नियुक्ति निजी क्षेत्र से पहले, मतलब निजी सेक्टर से पहली बार किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, किसमें? सेबी में। तो इनकी नियुक्ति निजी क्षेत्र से पहली बार की गई है। ठीक है, इन्होंने अजय त्यागी का स्थान ग्रहण किया है, यानी इनके पहले सेबी के अध्यक्ष कौन थे? तो अजय त्यागी थे। ठीक है दोस्तों, तो ज़रा सा हम जान लेते हैं सेबी के बारे में कुछ मोस्ट इन्फॉर्मेशन को। तो देखें, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक है, सेबी की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक का मतलब यह एक स्टेटूटरी निकाय है, यानी इसका जो गठन किया गया वो एक एक्ट के द्वारा किया गया। पार्लियामेंट से एक्ट पास करा के इसका गठन किया गया, जो कि पार्लियामेंट में जब एक्ट बना वो कब बना था? तो सेबी एक्ट 1992 को बना था। ठीक है, ये सेबी एक्ट 1992 का है। ठीक है दोस्तों, अगला इन्फॉर्मेशन है, यह एक रेगुलेटरी निकाय है, यानी ये विभिन्न कंपनियों का करती है, विनियमन का काम करती है। ठीक है, जितनी कंपनियां होती हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं और उनका विनियमन का काम कौन करता है? तो सेबी करता है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, यह शेयर मार्केट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक ना,
इसके अध्यक्ष अभी तो आपने देखा कौन है, माधवीपुरी बुच, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, बांद्रा में, कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। ठीक है, मुंबई का बांद्रा कहाँ है, मुंबई में है, तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो और इसके कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय भी है। क्षेत्रीय मुख्यालय बोले तो कार्यालय इसके हैं, ऑफिस क्षेत्रीय, वो कौन कौन है, उत्तर में दिल्ली का है। ठीक है, उत्तर में दिल्ली का इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, पूर्व में कोलकाता में है। ठीक है, पश्चिम में अहमदाबाद में है और दक्षिण में चेन्नई में है। दोस्तों आई होप इसको आपने समझा होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक है, यानी पृथ्वी 2। ठीक है, तो पृथ्वी 2 क्या है, कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, तो उड़ीसा के जो तट पे एक है स्थान चांदीपुर। ठीक है, वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण खबर को जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2। ठीक है, याद रखिएगा कि जो पृथ्वी 2 है ना, ये क्या है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया गया। यह मिसाइल उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। बकौल मंत्रालय प्रक्षेपण ने मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक मान्य किया है। मिसाइल एक सिद्ध प्रणाली है और बहुत उच्च स्तर तक की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल एक्चुअल क्या होता है। तो दोस्तों तकनीकी दृष्टि से बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र या बैलिस्टिक मिसाइल उस प्रक्षेपास्त्र को कहते हैं जिसका प्रक्षेपण पथ सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक पथ होता है। इसका उपयोग किसी हथियार को किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर दागने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी ठीक ना, भारत के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उसमें कौन कौन है, तो पृथ्वी है, अग्नि है और धनुष, ये सब क्या है, ये सभी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। इसके ऑप्शन के सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सबके लिए फ्री है, ओपन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, चाइना। ठीक है, यानी 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु ना अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना को प्रस्ताव रखा है, कौन, तो चाइना। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं, चीन ने अपने सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन, ठीक है, के लिए ट्रायल लॉन्च शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पहला चरण अपने शेड्यूल से 2 साल पहले यानी 2028 में शुरू कर दिया जाएगा। यह घोषणा करके चीन ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को पीछे छोड़ने का मन बना लिया है। दोस्तों देखिए, जो जैसे चीन ने अपना जो स्पेस टेक्नोलॉजी है और जितने भी उसके मिसाइल टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा वो डेवलप कर रहा है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी आगे है। ठीक, कंपेरिजन यूएस, कंपेरिजन ब्रिटेन, ठीक है, इन सब देशों से, यहाँ तक कि भारत से भी हम कह सकते हैं। ठीक ना, भारत भी उतना ज़्यादा नहीं है आगे, ठीक ना, जितना भी चाइना हो गया, लेकिन भारत को भी बनने की ज़रूरत है। ठीक है, चाइना कुछ नहीं हमारे आगे, लेकिन भारत अगर मन से, अगर भारत के वैज्ञानिक अच्छे से काम करें, ठीक है, और उन वैज्ञानिकों को अच्छे से यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाए तो वो कुछ भी कर देंगे, हर देश को पीछे पछाड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चीन ये ऐसा कारनामा कर दिया है। ठीक ना, तो आपने इसको समझा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोवैक्स का अनावरण किया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, मंत्रालय ने यानी कौन सी मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोवैक्स का अनावरण किया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ख, ठीक है, यानी कृषि मंत्रालय ने। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कुछ इसका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो दोस्तों कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोवैक्स का अनावरण किया। इस वैक्सीन को हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने विकसित किया है। किसने इसको डेवलप किया है? तो याद रखिएगा कि हिसार, यानी हिसार कहाँ है? हरियाणा में है। हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इनविक्स ने डेवलप किया है। यह जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकता है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल कुत्तों, तेंदुओं, चूहों, शेरों और खरगोशों में से किया जा सकता है, ठीक है। यह भारत में पशुओं के लिए विकसित पहला कोविड-19 वैक्सीन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में किसी जानवरों के लिए, ठीक ना, जानवरों के लिए स्पेशली कोई डेवलप्ड कोई कोविड वैक्सीन है, तो वो कौन है? एनोवैक्स है। इसको याद रखिएगा। तो जरा हम जान लेते हैं कोविड-19 के बारे में, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन, हालांकि आपको पता होगा, ठीक है। कोविड जो 19 लिखा है ना, इसका पूरा नाम होता है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, ठीक है। इस बीमारी का नाम किसने दिया है? यानी कोविड-19 जब पहली बार ये आया था कोरोना वायरस, इसका काफ़ी ज़्यादा वो हल्ला हुआ था, तो कोविड-19 जो नामकरण किया किसने किया? तो WHO ने किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, ठीक है। आप जानते हैं कि कोविड-19 जो बीमारी है पहले कहाँ से ही? तो चीन की जो वुहान शहर से, यहाँ वहाँ से इसका स्प्रेड होना शुरू हुआ और पूरे दुनिया में करके धीरे धीरे आराम से क्या मतलब पूरे दुनिया में फैल गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप प्लीज़ डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है, या फिर हम इसके बारे में डिटेल एक वीडियो ला देंगे जिसको आप अच्छी तरीके से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो वो दोस्त चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अग्निपथ भर्ती योजना। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 4 साल के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इसके अंतर्गत सेना में 4 साल के लिए, ठीक है, अग्निवीरों अर्थात युवाओं की भर्ती की जाएगी। यह कदम केंद्र सरकार की तरफ से सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। तो ज़रा सा देख लेते हैं इसके बारे में, जो सैन्य जानकारी है हमको पता होना चाहिए सैन्य जानकारी के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल अभी रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह हैं, उनको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जो सेकंड, पहले तो हमारे जनरल बिपिन रावत थे, जिनका अभी अचानक क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड बनाए गए कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाए गए सेकंड? तो मनोज मुकुंद नरवणे बनाए गए, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे बनाए गए। फिर थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं। वायु सेनाध्यक्ष कौन है? तो संजीव कुमार है। फिर जल सेनाध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार है दोस्तों। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, तो प्लीज़ आप ऑप्शन पढ़िए केयरफुली और अपना आंसर देने का प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है, 14 जून, यानी वर्ल्ड विश्व भर में, ठीक ना, हम विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 14 जून को मनाते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। तो चलिए इसके बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। दोस्तों दुनिया भर में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। बता दें इस दिन को विश्व रक्तदान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस साल मैक्सिको जो कंट्री है, मैक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की मेज़बानी करेगा। इस साल विश्व रक्तदाता दिवस की थीम रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं, ये रहा है। इस दिवस के लिए प्रत्येक साल WHO एक विषय तय करता है गाइस, ठीक है। तो ये रहे आपकी इन्फॉर्मेशन।
तो हम कुछ अन्य जानकारी भी जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो जिनेवा में है। ठीक है, जो कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में स्थित है। 7 अप्रैल को दोस्तों हर साल प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। ठीक है, 15,000 रुपये, यानी ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 15,000 रुपये कर दिया गया है। तो गाइस, इसके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण खबर को जान लेते हैं। क्या है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक ने सब्सक्रिप्शन टाइप पेमेंट को आसान बना दिया है और इसकी सीमा बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में कार्ड और यूपीआई, यानी यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, के माध्यम से किए गए रिकरिंग पेमेंट पर ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। रिजर्व बैंक ने रिकरिंग पेमेंट जैसे कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से किए जाने वाले बिजली भुगतान, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, मोबाइल बिल के पेमेंट समेत यूटिलिटी बिल पेमेंट के ई मैंडेट को अनिवार्य बना दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन को। तो दोस्तों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। आरबीआई, जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। जो कि आरबीआई एक्ट कब बना था? तो 1934 में आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, लेकिन जब बना था तो इसका मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता में था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है दोस्तों। एक और होता है भीम, BHIM। इसकी जानते क्या होता है फुल फॉर्म? इसे होता है भीम। क्या होता है? भीम, BHIM। ठीक है, ये इसका होता है भारत इंटरफेस, ठीक है, फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ठीक है गाइस, ये यूपीआई और भीम, इन सब सिस्टम को डेवलप कौन किया है? तो डेवलप किया है एनपीसीआई ने। किसने किया है? तो एनपीसीआई। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको आप याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप फिर पढ़िए। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, तो प्लीज़ ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, यानी अमनदीप सिंह गिल को। किसको? अमनदीप सिंह गिल को। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र सचिव के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है, वो सचिव हैं, उन्होंने क्या किया है? अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अमनदीप सिंह गिल, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हैं, ये कौन है? तो ये अमनदीप सिंह गिल हैं, और ये कौन है? ये UN सेक्रेटरीट है। ठीक है, वहाँ के सेक्रेटरी हैं। तो इनके बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट जान लेते हैं खबर। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। अमनदीप सिंह गिल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ जेनेवा में स्थित इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव से प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। साथ ही वे 2016 से 18 तक जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि भी थे। ठीक दोस्तों, तो इसको ज़रा सा आप इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार दो बार प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, कुछ जान लेते हैं अन्य खबर को इसके बारे में। दोस्तों, कह रहे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, हर साल 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने हैं? तो 6 महाअंग हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, जो कि कहाँ पे? अमेरिका में है, यूएसए में। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है? वो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज़ ऑप्शन पढ़िए, अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, भारत ने। ठीक है, तो भारत ने फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ आप देखिए, ये है इसका लोगो है। ठीक है, फीफा ई दिख रहा है। तो ज़रा से इसके बारे में जान लेते हैं महत्वपूर्ण खबर को। तो दोस्तों, भारत ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ई स्पोर्ट्स का यह टूर्नामेंट डेनमार्क के कोपेनहेगन में 27 से 30 जुलाई तक होगा। भारत ने कोरिया और मलेशिया को प्लेऑफ में हराया। भारत 2021 रैंकिंग में इटली, अर्जेंटीना और स्पेन जैसे दिग्गजों से ऊपर 22वें स्थान पर रहा था। ठीक दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा कि भारत ने 2021 जो रैंकिंग आई थी वो इटली, अर्जेंटीना और स्पेन जैसे जो दिग्गज कंट्रीज़ हैं, वहाँ के प्लेयर्स हैं, उनसे ये भारत, ठीक है, ऊपर कितने स्थान पे? तो 22वें स्थान पर रहा था दोस्तों। तो इसको आप लोग जहन में रखिएगा। इसके और अदर हमारे जानकारियाँ जान लेते हैं। तो दोस्तों, फीफा का होता है पूरा नाम, क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है। एफ से फेडरेशन होता है, आई से इंटरनेशनल होता है, फिर एफ से फुटबॉल होता है और ए से एसोसिएशन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो गियानी इन्फेंटिनो है दोस्तों। तो ज़रा इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर फीफा का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अभी अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं और आएंगे। तो दोस्तों, ये 10 MCQs आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में अपने, ताकि उनको भी लाभ मिले, और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और हर रोज़ आपको 8 से 9 बजे के बीच में वीडियो अच्छे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय बाय, धन्यवाद।